गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं? चलिए, आज आप लोग पूरे जोश और जुनून के साथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग क्या किए थे, ऋग्वैदिक काल को क्या कर दिए, फिनिश कर दिए थे कि नहीं कर दिए थे। उसका सामाजिक व्यवस्था क्या था, राजनीतिक व्यवस्था क्या था, धार्मिक व्यवस्था क्या था, आर्थिक व्यवस्था क्या था, उन सारे चीज़ों को क्या किए थे, पढ़े थे। और उसमें क्या क्या था, वहाँ के ऋग्वैदिक लोग कहाँ थे, कहाँ के निवासी थे, कहाँ से आए थे, किस किस रीजन में रहे, उन सारे चीज़ों को ऋग्वैदिक काल में हम पढ़े। तो हमारा जर्नी जो स्टार्ट हुआ है वो अनवरत चलते रहेगा। ये सीरीज कभी रुकेगा नहीं जब तक आप लोग साथ दीजिएगा। अब क्या है, ऋग्वेद के बाद का जो काल है उसी काल को बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। उस काल को क्या बोलेंगे, उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड। अब देखिए एक बार आप लोग उसमें क्या लिखा हुआ है। ये जो था 1000 बीसी से 600 बीसी तक का पीरियड था। और लोह युगीन संस्कृति, आयरन एज बोला जाता है। आपको पता है ना, 1000 बीसी में क्या हुआ, आयरन का डिस्कवरी हुआ, लोहा का खोज हुआ। एक बहुत बड़ा क्रांति था उस जमाने के लोगों के लिए, लोहा का खोज। जिससे क्या हुआ, बहुत सारा चीज आसान हो गया, एग्रीकल्चर करना आसान हो गया। और उस समय इकोनॉमी का मेन क्या था, एग्रीकल्चर था। अब समझ रहे हैं ना, लोहे के यूज से क्या क्या होगा। जब लोहे का यूज स्टार्ट हुआ, बहुत सारे लोगों का जीवन बहुत आसान हो गया। और आपको एक चीज और बता दें, ऋग्वेद का जो ये संकलन हुआ था वो ऋग्वैदिक काल में हुआ था। बाकी तीन वेद जो थे, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन तीनों का संकलन जो हुआ वो किस काल में हुआ, बताइए आप लोग, किस काल में हुआ है। तो उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में। किस काल में हुआ, लेटर वैदिक पीरियड में। इसका सोर्स क्या है, लेटर वैदिक सोर्स, लेटर वैदिक काल पीरियड मतलब उत्तर वैदिक काल के पढ़ने का सोर्स क्या है। तीन वेद है। कौन कौन सा, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और ब्राह्मण है और उपनिषद है। समझ रहे हैं ना, तीन वेद है, ब्राह्मण और क्या है, उपनिषद। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, इसको एक बार आप लोग देखिए अच्छा से। अब देखिए, सामवेद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सामवेद क्या था, इसमें म्यूजिक का वर्णन था। किसका वर्णन था, संगीत का। और इसको जो पढ़ते थे उसको उद्गाथा बोलते थे। ऋग्वेद को जो पढ़ते थे उसको होत्री बोला जाता था। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। और इसको उद्गाथा बोला जाता था। अब ब्राह्मण जो था ऋग इसका सामवेद का, कौन कौन था, सतपथ और तैत्रेय। सतपथ और तैत्रेय था किसका, सामवेद का। ब्राह्मण किसको कहते हैं आप लोग को पता है, आवंडरपूर्ण ऑर्थोडॉक्स एक्सप्लेनेशन जो करता है वेदों का, उसी को बोलते हैं क्या, या कह सकते हैं अनुष्ठानिक व्याख्या। समझ रहे हैं ना, किसी भी वेद का जो अनुष्ठानिक व्याख्या करता है उसी को बोलते हैं ब्राह्मण। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसका उपवेद था धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद कौन था, धनुर्वेद। और इसके जो पढ़ने वाले थे उसको बोला जाता था उद्गाथा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसका जो ब्राह्मण था सतपथ और तैत्रेय। क्लियर, चलिए ऐसे ही पिक्चर क्लियर होते रहना चाहिए। अब देखिए यजुर्वेद। यजुर्वेद में कर्म कांड को पढ़ा जाता था, रिचुअल्स को पढ़ा जाता था। ऋग्वेद में जिसका संकलन था वो किसका था, रिचुअल्स, कर्म कांड का। अब देखिए, इसको पढ़ने वाले को अधर्यु बोला जाता था। और इसका जो ब्राह्मण था वो क्या था, पंचविश और जैमिनी। क्या है, यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है, रिचुअल्स के बारे में बताता था, कर्म कांड के बारे में। और इसके जो पढ़ने वाले थे इसको अधर्यु बोला जाता था। समझ रहे हैं ना, ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री, और सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाथा, और इसके पढ़ने वाले को, यजुर्वेद को के पढ़ने वाले को अधर्यु बोला जाता है। क्लियर, एकदम पिक्चर क्लियर है। अब देखिए, उपवेद क्या था, गंधर्व वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या था, गंधर्व वेद। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ऐसे एनर्जी बनाए रखिए, अच्छा लगता है। चलिए, अथर्ववेद को पढ़ान किसके लिए पढ़ते थे,
ये मैजिक और मेडिकल साइंस के लिए, मतलब जादू के लिए पढ़ा जाता था। अथर्ववेद किसके लिए? मैजिक, जादू टोना समझते हैं ना, उसी के लिए किया जाता था। इसका पुरोहित ब्रह्मा थे, और इसका ब्राह्मण जो था क्या था? गोपथ ब्राह्मण। उपवेद था शिल्प वेद। सारा क्लियर हो गया होगा ना? पिक्चर तो एकदम क्लियर है ना, समझ रहे हैं ना? बहुत अच्छे से याद भी कर, रिमाइंड बोलते रहना, जब क्लास चले आप लोग, जब वीडियो देखिए तो उसमें बोलते रहिए क्या क्या बोला जा रहा है, एक बार रिमाइंड करते जाइएगा। इससे क्या होगा कि वो सब कॉन्शस माइंड में चला जाएगा। जब सब कॉन्शस माइंड में जाएगा ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सारा चीज क्या रहेगा? एकदम याद रहेगा। अब देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ बताए थे ना, ऑर्थोडॉक्स मॉडिफिकेशन ऑफ वेदास, मतलब क्या? वेदों का आवंडर पूर्ण वर्णन क्या कहलाता है? ब्राह्मण। या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, मंत्रों की अनुष्ठानिक व्याख्या। मंत्रों की अनुष्ठानिक व्याख्या। मंत्रों की अनुष्ठानिक व्याख्या जो करता है उसी को क्या बोलते हैं? ब्राह्मण। क्लियर? अब देखिए आगे क्या है। उपनिषद। उपनिषद समझ रहे हैं ना? गुरु के निकट बैठना और ज्ञान हासिल करना, उसी को उपनिषद कहा जाता है। और टोटल उपनिषद कितना है? 108। और उपनिषद ही भारतीय दर्शन का आधार है। क्या है? बेस ऑफ इंडियन फिलॉसफी। क्या है? उपनिषद। गुरु के समीप बैठना और ज्ञान हासिल करना। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, एक बार देख लीजिए आप लोग। इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, ब्रह्म और आत्मा के बीच का संबंध। समझ रहे हैं ना? ब्रह्म और आत्मा के बीच का संबंध क्या बतलाता है? उपनिषद। इसी को क्या बोलते हैं? इंडियन बेस ऑफ इंडियन फिलॉसफी। उपनिषद ही क्या है? भारतीय दर्शन का आधार है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। छोटा छोटा चीज, छोटा छोटा फेज में पढ़ना है। इससे क्या होगा ना कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार, आर्य लोग जो थे उसका उत्तर वैदिक काल में कैसे कैसे विस्तार हुआ, ये देखिए आप लोग। अब क्या करेंगे, ये सप्त सिंधु रीजन से ईस्ट और साउथ की तरफ, समझ रहे हैं ना? अब देखिए, ये इस रीजन में थे, तो ये किस रीजन की तरफ मूव करेंगे? ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ साउथ, और ये हुआ वेस्ट, और ये हुआ ईस्ट। आर्य लोग जो थे इससे इस तरफ मूव करेंगे। किस तरफ? इस तरफ। ये जो वैदिक पीरियड में यहाँ पर थे, और ये लेटर वैदिक में किसके तरफ मूव कर जाएंगे? इस तरफ, ईस्ट और साउथ, समझ रहे हैं ना? इस तरफ यहाँ से ये मूव करने लगेंगे। क्लियर है? ईस्ट साउथ की तरफ मूव करने लगेंगे, दक्षिण पूरब की तरफ मूव करने लगेंगे, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की तरफ ये लोग मूव करेंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, ये इंडस रिवर है, और ये आर्यन जो थे हिंदू कुश पर्वत के रीजन से आए थे। अब देखिए, ये आर्यावर्त समझते हैं ना, इसी को भारत बोला जाता है। और ये वैदिक रीजन में कहाँ रहते थे ये लोग? सप्त सिंधु रीजन में। अब देखिए दूसरा क्या है, नर्मदा ताप्ती का भी ये रीजन आप लोग को दिख रहा होगा, और यहाँ पर गंगा यमुना भी दिख रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और आपको लग रहा है ना कि यही बॉर्डर था ना? ऋग्वेद में 3 बार इसका वर्णन है, लेकिन गंगा का कितना बार वर्णन है? 1 बार। और यमुना का 3 बार वर्णन है। इससे समझ सकते हैं कि ऋग्वैदिक लोगों का जो बाउंड्री था यही था, यमुना ही था। क्लियर एकदम? देखिए ये फिगर जो है ना, एक बार समझ लीजिएगा ना, फिर लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा। इसलिए कंसंट्रेट एंड कॉन्शस होके आपको देखना है सारे वीडियोज को। कोशिश करना है कि मैप बनाने का, मैप के थ्रू कोई चीज़ क्लियर करें तो वो काफ़ी दिन तक स्टेबल रहता है, माइंड में रहता है कि नहीं रहता है? इसीलिए कोशिश करते रहना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है? अब देखिए आगे क्या है, राजनीतिक व्यवस्था क्या था? पॉलिटिकल सिस्टम ऑटोक्रेटिक था, मतलब क्या? राजतंत्रात्मक व्यवस्था। यहाँ पर राजा और प्रजा में भेद स्पष्ट हो जाएगा। राजा अलग रहने लगेगा प्रजा से। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं?
ये अनुवांशिक हो जाएगा, जेनेटिक हो जाएगा। राजा जो है वो क्या हो जाएंगे, जेनेटिक। उनका बेटा, समझ रहे हैं ना, एक सीरीज चल जाएगा उस समय से। वही चीज बताया है, राजा और प्रजा का भेद स्पष्ट हो जाएगा, राजा का पद अनुवांशिक हो जाएगा, और क्या है, राजा प्रजा से अलग रहने लगेगा। ये सब तो बताए ही हैं। सभा समिति की भूमिका क्या हो जाएगी, एकदम कम। सभा और समिति का कोई रोल नहीं रह जाएगा। मतलब रोल तो है, किसी चीज को आप समाप्त तो नहीं कर सकते ना, लेकिन मिनिमाइज हो जाएगा। मैक्सिमाइज से एकाएक क्या हो जाएगा, मिनिमम। मतलब एकाएक अधिक से क्या हो जाएगा, कम। क्लियर। परमानेंट आर्मी, अस्थाई सेना भी आ जाएगा इस समय। क्या आ जाएगा, अस्थाई सेना भी आ जाएगा। अब देखिए, बलि नामक कर जो ऋग्वेद में था, अब वो क्या हो जाएगा, बाध्यकारी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, वो क्या हो जाएगा, मैंडेटरी टैक्स हो जाएगा। और 1/6 लिया जाएगा उसका, वही पार्ट लिया जाएगा। अब टैक्सेशन ऑफिसर बन जाएंगे। टैक्सेशन ऊपर समझते हैं ना, कर अधिकारी। कर अधिकारी आ जाएगा। उसी को बोलते हैं भागदूत संग्रहिता। उसी को क्या बोलते हैं, भागदूत संग्रहिता। क्लियर। भागदूत संग्रहिता। एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत, प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत लेटर वैदिक पीरियड में स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए, बहुत अच्छा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने आप को एनर्जेटिक फील कीजिए। इकोनॉमिक व्यवस्था, प्राथमिक व्यवसाय एग्रीकल्चर हो जाएगा। ऋग्वेद में प्राथमिक व्यवसाय क्या था, पशुपालन। इसमें क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर। क्यों, आयरन का खोज हो गया, तो क्या हो जाएगा, सरप्लस प्रोडक्शन होने लगेगा। उत्पादन का स्तर क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। आयरन का यूज का साक्ष्य कहां पर मिला है, अंतरजी खेरा, एटा यूपी में है। आयरन का जो यूज होता है कहां पर, अंतरजी खेरा में हुआ था। और वो कहां पर है, एटा यूपी में है। क्लियर। अब देखिए आगे क्या है, द्वितीय ऑक्युपेशन क्या है, मतलब पशुपालन। अस्थाई आवास आ जाएगा। अब वस्तु विनिमय विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम किसमें आ जाएगा, करेंसी सिस्टम में, मुद्रा व्यवस्था में। समझ रहे हैं ना, लोहा के खोज से कितना बड़ा चेंज आया यहाँ के लोगों के जीवन में। उसी तरह से आप लोग भी मेहनत करके अपने जीवन में क्या लाइए, चेंज लाइए। एक पॉइंट पे चेंजेस देख रहा है, आप खुद ही अपने आप को बदल सकते हैं, दूसरा सिर्फ सलाह दे सकता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। आपको अपने आप को बदलना है, दूसरे को नहीं, खुद को बदलना है। आप किसी दूसरे के लिए एक एग्जाम्पल बनिए, उदाहरण बनिए। ऐसा कीजिए अपने लाइफ में। किसी न किसी को स्टेप लेना ही होगा, उस स्टेप में आप ही क्यों ना स्टेप लेके आगे बढ़ें। मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है आप लोग को। अब आगे देखिए, बार्टर सिस्टम, निष्क और शतमान, मापन की इकाई। उत्तर वैदिक काल में मापन की जो इकाई थी वो क्या थी, निष्क और शतमान थी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या था, सरप्लस एग्रीकल्चर जो था, क्या हो गया, गंगा यमुना दोआब। गंगा यमुना दोआब का जो लैंड है वो अभी भी फर्टाइल है। जब सरप्लस प्रोडक्शन हो जाएगा तो क्या होगा बताइए, लोगों की जरूरतें बढ़ेगी और आविष्कार का डिस्कवरी होने लगेगा। मतलब समझ रहे हैं ना, एक चीज आप समझिए बहुत आसान से। यदि आपका इकोनॉमी अच्छा नहीं, आपका सिर्फ पेट पालन हो रहा है, पेट का भरण हो रहा है, आप कुछ ज़्यादा नहीं सोच सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपका इनकम ऑफ सोर्स इंक्रीज करेगा, आपका माइंड खुलने लगेगा, आप नए नए चीज़ों की तरफ जाइएगा। तो वही हुआ था क्या, लेटर वैदिक में एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ, प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, लोगों का नीड बढ़ने लगा। उससे क्या हुआ, डिस्कवरी होने लगा, नया नया डिस्कवरी होने लगा। क्लियर, पिक्चर एकदम क्लियर है। अब आगे देखते हैं क्या है, नई नई वस्तुओं का उत्पादन। बोले ना कि एग्रीकल्चर के सरप्लस होने से नई नई वस्तुओं का उत्पादन, मार्केट डेवलप हुआ, मुद्रा चला, और क्या हुआ, नगरीकरण की शुरुआत, सेकेंड अर्बनाइजेशन की शुरुआत हो गई यहीं से। पहला अर्बन था सिंधु घाटी, और यहीं से सेकेंड अर्बनाइजेशन, जो बाद में जाके मगध और मौर्य में पढ़ेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। उसके बाद क्या है, 600 BC के आते आते बड़े बड़े नगर, जनपद, महाजनपद एग्जिस्टेंस में आ गए, अस्तित्व में आ गए। समझ रहे हैं ना, कितना इंटरेस्टिंग है, कितना अच्छा लग रहा है। आप लोग का एनर्जी लेवल देख के तो हमें भी खुशी हो रही है। अब आगे देखते हैं क्या है, आगे क्या है, लेटर वैदिक पीरियड में मृदभान, मट्टी का बर्तन, 4 टाइप का।
पहले जो मिट्टी का बर्तन था कुछ टाइप का था, लेकिन अब इस पिक्चर क्लियर हो गया कि ये 4 टाइप के होंगे। काले रंग का, ब्लैक कलर का मृद भांड, लाल रंग का, रेड कलर का, लाल काले काले ताश रंग के मृद भांड, समझ रहे ना, अलग अलग स्ट्रक्चर्ड मृद भांड बर्तन, पॉटरी जिसको बोलते हैं, मिट्टी के बर्तन बनने लगे थे। और चित्रित धूसर मृद भांड, समझ रहे हैं, चित्रित धूसर मृद भांड भी इस काल में बनना स्टार्ट हो गया, पोट्रीज का भी डिस्कवरी होने लगा। ये हम लोग के लिए खुशी का बात है कि नहीं है कि वो क्या थे। अब धीरे धीरे हम नगरीकरण की तरफ बढ़ेंगे और 600 BC जाते जाते बहुत बड़ा एम्पायर गंगा यमुना दोआब में बनेगा। कौन सा? मौर्य, मगध। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मगध एम्पायर में मौर्य जो एम्पायर होगा बहुत बड़ा ये होगा। अब देखिए क्या है, अब तो खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग को तो पता ही है करना क्या है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे होइएगा। अपने आप को अपना एनर्जी लेवल मेंटेन करते हुए अच्छे से रिकॉग्नाइज्ड कीजिए, खुद को समझिए कि आप क्या हैं और आपको करना क्या है। एक ना एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी और 100% विश्वास के साथ चैनल के साथ जुड़े रहिए, बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।